नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इज एसिड बेस फिजियोलॉजी। ठीक है, तो देखिए एसिड बेस फिजियोलॉजी, एक्चुअली इसका दूसरा नाम है एसिड बेस बैलेंस। ठीक है, तो एसिड बेस फिजियोलॉजी या एसिड बेस बैलेंस, इसमें एक है, इस कंसेप्ट के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि हमारे बॉडी के जितने भी एंजाइम्स है वो तब काम करते हैं जब बॉडी पीएच न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो न्यूट्रल पीएच पे ऑप्टिमम पीएच द बॉडी एंजाइम वर्क बेस्ट। उसके लिए आप लोगों ने कुछ कंपोनेंट याद रखने हैं। देखिए बहुत आसान इसको बनाएंगे कि एसिड बेस बैलेंस के लिए जो कंपोनेंट है वो कौन कौन से हैं। ठीक है, नंबर 1 इसमें हम चेक करेंगे पीएच के बारे में, तो प्लीज लिखे पीएच, दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। नॉर्मली जो पीएच है इसकी जो वैल्यू है दैट इज कॉल्ड 7.35 से लेके 7.45। इसका कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि इट इज यूनिटलेस। पीएच इज 7.35 टू 7.45। इसके बाद लिखे another is the most important component, that is PCO2, partial pressure of कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो 35 से लेके 45 मिलीमीटर ये प्रेशर है। तो गैस या प्रेशर का जनाब एक यूनिट होता है मिलीमीटर ऑफ मरकरी। इसके बाद देखिए बाइकार्बोनेट HQ3 माइनस। तो बाइकार्बोनेट की जो नॉर्मल वैल्यू है वो 22 से लेके 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। क्लियर है? तो प्लीज ये तीन चीजें पहले आप लोगों को याद होना। एसिड बेस बैलेंस है, अगर आप लोग का एक सर ये कितने इंपोर्टेंट है, 3 से 4 MCQ क्वेश्चन इस टॉपिक से जरूर आते हैं। इस मीन के इट मैटर अलॉट इन द एग्जाम के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एसिड बेस बैलेंस के बगैर एग्जाम होता नहीं है। किसी भी एग्जाम के MCQ उठाकर देखें, उनमें से यहाँ से क्वेश्चन जरूर होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए ये तो हर एक को याद रखना पड़ेगा। इन तीन की वैल्यूज क्या है, एवरीबॉडी शुड नो दीज वैल्यू, 7.35 टू 7.45। देखिए इसके नीचे आप PCO2 लेके वैसे याद करें, 7 क्रॉस करें, डॉट क्रॉस करें, 35 नीचे ले, 45 नीचे ले, ये PCO2 का वैल्यू बन जाएगा। क्लियर है कि नहीं? फिर इसके बाद जनाब HQ3 ये 22 से लेके 26 है। इसके बाद देखिए PO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ये 80 से लेके 98 तक होता है। 80 से लेके 98 हम कहते हैं ना ऑक्सीजन सेचुरेशन, तो मतलब ये 98 तक नॉर्मल होता है। 90 प्लस सेचुरेशन नॉर्मल, लेकिन मैक्सिमम इज अप टू 98। वैसे थियोरेटिकली 100 होता है लेकिन प्रैक्टिकली 98 तक होता है। जब भी हम एसिड बेस बैलेंस की बात करते हैं, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट दीज 3 थिंग। उसमें PO2 का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो हम ये तीन चीजें, और आप लोगों ने शायद सुना हो जिस टेस्ट के जरिए हम मालूम करते हैं उसका नाम है आर्टीरियल ब्लड गैसेस। ये नाम सुना है कि नहीं? दैट इज कॉल्ड ABGs, आर्टीरियल ब्लड गैसेस। ABGs के जरिए एक टेस्ट है जिसमें हम रेडियल आर्टरी से, जनाब ये आर्टीरियल इसलिए है कि इसमें जो ब्लड हम पिक करते हैं या सिंपल लेते हैं वो आर्टीरियल सोर्स से लेते हैं। रेडियल आर्टरी से हम ब्लड लेते हैं और फिर इनमें से इन चीज़ों की कंपोजिशन देखते हैं। क्लियर है? तो इन तीनों को, पहले तीनों को देखते हुए हम पीएच को डिसाइड करते हैं कि एसिडोसिस है या अल्कलोसिस है। अब देखें, मैं आप लोगों को स्टेप्स दिखवाता हूँ कि पहले तो आप लोगों ने याद रखना है कि स्टेप्स क्या है। पहले स्टेप, जो बंदा ये स्टेप्स फॉलो करेगा उससे क्वेश्चन में इंशाल्लाह गलती नहीं होगी। नंबर 1 आप लोगों ने ये देखना है कि फर्स्ट पीपल शुड नो वेदर इट इज एसिडोसिस और अल्कलोसिस। नंबर 1 पॉइंट, जब भी आप एसिड बेस बैलेंस का क्वेश्चन हल करते हैं तो आप लोगों ने अपने आप से पहला यही क्वेश्चन पूछना है कि जो गिवन क्वेश्चन है उसमें या एसिडोसिस है या अल्कलोसिस है। इस फर्स्ट प्रायोरिटी। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि एसिडोसिस है या अल्कलोसिस? वी शुड लुक फॉर द पीएच। हम किसको देखेंगे? पीएच को देखेंगे। फिर अगर इन दोनों में से कोई भी हो तो फिर ये देखना है कि प्रॉब्लम रिस्पायरेटरी है। ठीक है, रिस्पायरेटरी और मेटाबॉलिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों ने अपने आप से ये सोचना है कि रिस्पायरेटरी है या मेटाबॉलिक है। क्लियर है कि नहीं? अब नेक्स्ट आप लोगों ने अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लिखना है कि जो प्रॉब्लम है इट इज आइदर कंपनसेटेड और अनकंपनसेटेड। ठीक है, अनकंपनसेटेड। तो प्लीज जब भी आप लोगों ने एसिड बेस बैलेंस का क्वेश्चन हल करना है, इन 3 स्टेप से आप लोगों ने बाहर नहीं निकलना। ठीक है जी।
फर्स्ट थिंग वी विल नो कि दैट इज आइदर एसिडोसिस और अल्कालोसिस। सेकंड बात ये देखनी है कि प्रॉब्लम रेस्पिरेटरी है या मेटाबॉलिक। और थर्ड बात ये है कि इट इज कंपनसेटेड और अनकंपनसेटेड। अब ये चीजें हम डिस्कस करेंगे कैसे, लेकिन इंपॉर्टेंट बात याद रखें। देखें, ये तो 3 स्टेप्स हम डिसाइड करेंगे। अब प्रैक्टिस के लिए याद रखें, हम आते पीएच की वैल्यू की तरफ। किसकी तरफ? पीएच। अब आपको गिवन एमसीक्यूज में पीएच दिया गया है लेस देन 7.35, इससे कम लेस देन 7.35, या एक क्वेश्चन है उसमें पीएच दिया गया है मोर देन 7.45। अगर क्वेश्चन में पीएच की वैल्यू लेस देन 7.35 है, दैट इज एसिडोसिस। इसको क्या कहेंगे? एसिडोसिस कहेंगे। बात समझ रहे कि नहीं? लेकिन अगर पीएच की वैल्यू दी गई है मोर देन 7.45, दैट इज कॉल्ड अल्कलोसिस। अल्कलोसिस को हम बेसिक एनवायरनमेंट भी कहते हैं। क्लियर है? अल्कलोसिस से मुराद क्या है? बेसिक एनवायरनमेंट। ओके, पहला पॉइंट ये है, पीएच का लेस देन 7.35 होना एसिडोसिस है, और 7.45 से बढ़ जाना दैट इज कॉल्ड अल्कलोसिस। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट। अब यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना है कि अगर इफ पीएच इज डिस्टर्ब, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है एग्जाम में एमसीक्यूज हल करने के लिए, बाई HCO3। अब ये इंपॉर्टेंट है, अगर पीएच की डिस्टर्बेंस क्रिएट की है किस चीज ने? HCO3, द प्रॉब्लम विल बी मेटाबॉलिक। प्रॉब्लम कौन सी होगी? मेटाबॉलिक। जो मेटाबॉलिक का वर्ड है ये हम यूज तब करेंगे अगर मसला किसके अंदर हो? HCO3 के अंदर हो। क्लियर है? तो अगर HCO3 की वजह से पीएच कम हुआ है तो फिर उसका आंसर क्या होगा? हाँ, if the pH is decreased less than 7.35 and the problem was in due to HCO3, वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। अगर pH इंक्रीज हो चुका है लेकिन किसकी वजह से? तो वो फिर मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होगा। कहने का मतलब ये है कि pH कम ज्यादा तो अलग बात है, लेकिन अगर उस कम ज्यादा को प्रॉब्लम को क्रिएट किसने किया है? HCO3, तो उस इशू को हम नाम क्या देंगे? मेटाबॉलिक। तो अगर pH कम हुआ है तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, अगर pH ज्यादा हुआ था तो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होगा। नेक्स्ट है another thing, if pH is disturbed by PCO2, अगर pH को डिस्टर्ब किया गया था किस चीज ने? PCO2, so that will be which issue? Answer is respiratory। तो अगर pH कम हुआ था रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, अगर ज्यादा हुआ था रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। अब देखिए चीजें खुद बहुत सामने आती है। क्लियर है? लेकिन एसिड बेस बैलेंस समझने के लिए स्टेप को स्किप नहीं करना है, बस स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने जाना है कि स्टेप क्या कहते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे 2 बातें याद रखें। एक इक्वेशन है दैट इज कॉल्ड हेंडरसन हेजलबेक इक्वेशन। नाम सुना है? हेजलबेक इक्वेशन। इस इक्वेशन को लॉग, जिसमें जो लॉग यूज होता है वो कोई काम का नहीं है। इसका जो सिंपल फॉर्म है वो ये है कि हेंडरसन हेजलबेक वाज 2 कोलीग। ये लोग ये कहते हैं कि पीएच जो होता है, पीएच दैट इज इक्वल टू HCO3 डिवाइड बाय PCO2। हमारा इसके साथ काम है। ये जो लॉग है प्लस 6.1, ये कांस्टेंट चीज है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन चीज आप लोगों ने याद रखनी है, जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो इस इक्वेशन के ऊपर आते हैं। देखे तो HCO3 डिवाइड बाई PCO2। क्लियर है? अब यहाँ पे एक कंसेप्ट बिल्ड करते हैं। जो PCO2 है इट इज नथिंग बट इट मीन H+। PCO2 का दूसरा मतलब क्या है? H+। और जहाँ पे H+ होता है वी कैन से इट इज एसिडिक। ये क्या है? एसिडिक। तो वी कैन से PCO2 इज नथिंग इट इज एसिडिक गैस। ये क्या होता है? एसिडिक गैस। इसका थोड़ा सा मैं जिक्र करूँ कि जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाटर के साथ मिलता है। किसके साथ? वाटर। और ये बनाता है H2CO3। याद है कि नहीं? स्टेबल और अनस्टेबल? अनस्टेबल। तो कार्बनिक एनहाइड्रेस इसको डिवाइड करता है H+ में और HCO3- में। तो जहाँ पे CO2 होगा उसके एंड प्रोडक्ट में क्या बनेगी? H+ बनेगी। क्लियर है कि नहीं? इसलिए कहते हैं कि जो PCO2 है इट रिलीजेस कंटिन्यूअसली H+, देयरफॉर जो PCO2 है इट इज विच गैस? एसिडिक गैस। ये पॉइंट सिर्फ आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है? ऑक्सीजन एसिडिक नहीं है, PCO2 एसिडिक है। 2 बात इसके लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो वो गैस जो हम एक्सपायर करते हैं वो क्या है? PCO2। PCO2 इज विच गैस? एसिडिक गैस। और PCO2 इज अ लिपिड सॉल्युबल गैस
इट कैन क्रॉस एनी बैरियर इन द बॉडी, चाहे वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, चाहे ब्लड ब्रेन बैरियर हो, किसी भी बैरियर को वो चीज आसानी से क्रॉस करेगा जो लिपिड सॉल्युबल हो। और PCO2 इज हाईली लिपिड सॉल्युबल गैस। ये बात समझ रहे कि नहीं? अब यहाँ पे दो बात याद रखें। इस इक्वेशन का मतलब ये है जो pH है, pH सुन ले, pH ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हाँ जी, HCO3 को। किस चीज को? HCO3। और ये जो pH है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किस चीज को? PCO2। अब समझ गए क्या नहीं? इसका मतलब यह है कि pH is directly proportional to HCO3 but pH is inversely proportional to the PCO2। यार देखे, ये न्यूमरेटर है और ये क्या है? डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डिनोमिनेटर इनडायरेक्टली। ये कौन कहता है कि ये डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है? ये हेल्महोल्ट्ज-हेसलबर्ग इक्वेशन कहता है। क्लियर है कि नहीं? अब इसकी तरफ जाएंगे और इसके इम्पोर्टेंट बात हम डिस्कस करेंगे। देखे, अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि फॉर एग्जांपल केस नंबर 1 लिखे, केस नंबर 1 लिखे, देखे मैं कहता हूं एक पेशेंट है, उसकी हमने pH मालूम की है, फॉर एग्जांपल pH, और उस पेशेंट की pH है 7.21, ठीक है 7.21। फिर HCO3 हमने मालूम की है वो 18 है, HCO3 is 18 बट PCO2 दैट इज 42, ये 42 है, ठीक है। नाउ व्हाट इज दी एसिड बेस बैलेंस? इस बंदे की एसिड बेस बैलेंस क्या होना चाहिए? अब देखें, आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप जाना है, इन 3 स्टेप को मद्देनजर रखना है। पहले अपने आप से ये पूछे इस गिवन क्वेश्चन के अंदर pH डिस्टर्ब है कि नहीं है? हाँ जी, तो ये pH नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है? एबनॉर्मल है। इसमें pH क्या है? डिक्रीज है। तो फॉर मी दिस केस इज एसिडोसिस। ये क्या है? एसिडोसिस। अब ABCD ऑप्शन में जो अल्कोलोसिस वाले ऑप्शन थे वो तो निकल गए, तो नाउ दिस केस इज एसिडोसिस। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि दिस इज अ केस ऑफ एसिडोसिस, नंबर 1 पॉइंट, ठीक है जी। अब दूसरी बात मैंने अपने आप से ये पूछनी है कि एसिडोसिस तो है लेकिन रेस्पिरेटरी है या मेटाबॉलिक है? उसके लिए आप लोगों ने ये इक्वेशन ध्यान में रखना है। अब प्लीज इस इक्वेशन को देखें। शाबाश। आपको हेसलबर्ग क्या कहता है कि जो pH है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज के साथ? बाइकार्बोनेट। और pH इनवर्सली प्रोपोर्शनल है PCO2। इसके साथ एग्री है कि नहीं? अब इधर देखें, हेलो, लिखना छोड़ दें। फिर आप लोगों से अगर क्लास के एंड में पूछूंगा किसी को नहीं आएगा। मैं इसलिए कहता हूँ लिखना छोड़े, पहले बोर्ड को कंसंट्रेट करें कि हम क्या कह रहे हैं। पहले तो हमें पता चला pH से कि क्या है? एसिडोसिस है। नेक्स्ट टारगेट ये है कि रेस्पिरेटरी है या मेटाबॉलिक। अब देखें, अगर हम देखें कि pH इसने डिस्टर्ब किया है, किसने? HCO3, तो pH तो ऑलरेडी इंक्रीज है कि डिक्रीज? डिक्रीज है। pH क्या है? डिक्रीज। तो ये भी क्या होना चाहिए? डिक्रीज होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है। अब इसका वैल्यू नॉर्मल से क्या है? कम है कि नहीं? HCO3 का नॉर्मल वैल्यू 22 से 26 होता है। अब ये 22 से कम है कि नहीं? ये मैच कर रहे हैं कि नहीं? ये जहन में रखें। अगर इसने डिस्टर्ब किया है तो इसका वैल्यू तो ऑलरेडी क्या है? कम है, तो उसको क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। इसका अपर वैल्यू कितना है? 45, और ये 45 से कम है, तो इसका मतलब इशू PCO2 में नहीं है। अगर इसमें होता तो ये तो 45 से ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन ये तो 45 से क्या है? कम है। तो अब इशू इसमें नहीं है, इशू किस में है? बाइकार्बोनेट। तो दैट इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ये क्या है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब समझ गए कि नहीं? तो दिस इज द केस ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब देखें, यहाँ पे एक बात आप लोगों ने याद रखना है कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछना है कि कंपनसेटेड है या अनकंपनसेटेड है। अब बात मैं कह रहा हूँ कि कंपनसेशन अनकंपनसेशन का मतलब है, अब जब बॉडी के अंदर जो pH है उसको मेंटेन करना 2 ऑर्गन का काम है। कितने ऑर्गन का? 2। उनमें से फर्स्ट प्रायोरिटी इज लंग, नेक्स्ट प्रायोरिटी इज किडनी। मतलब किडनीज और जो लंग है ये pH को मेंटेन करती हैं। लंग्स कैसे मेंटेन करती हैं? बाय डीलिंग विद PCO2, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की रिलीज जो है बॉडी से कौन करता है? लंग्स करता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड इज अ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी गैस, सॉरी, तो इसकी जो डीलिंग है वो कौन करती है? लंग्स। बाइकार्बोनेट की जो हैंडलिंग है, डीलिंग है, वो कौन करती है? किडनी करती है। बात समझ गए क्या नहीं? तो बाइकार्बोनेट इज डीलिंग विद किडनी, PCO2 इज डील बाय लंग्स। अब क्वेश्चन ये है कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे HCO3 की लेवल कम है, PCO2 क्या है? नॉर्मल है। अब यहाँ पे इशू किडनी वाली साइड पे है कि लंग्स वाली? किडनी वाली साइड पे है। अब लंग्स कोशिश ये करेगी कि वो किडनी के साथ कंपनसेट करे और वो जो pH खराब हो चुका है उसको क्या कर सके?
नॉर्मल कर सके। अगर लंग्स ने किडनी का साथ देना शुरू किया तो उसको कंपनसेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपनसेशन। लेकिन अगर मसला अभी अभी हुआ है, अभी अभी रिसेंट हुआ है, जिसमें लंग्स अभी तक अपना रोल प्ले नहीं कर चुका है, तो वो स्टिल क्या है? अनकंपनसेटेड है। बात समझ रहे कि नहीं? कैसे पता चलेगा कि कंपनसेट है या अनकंपनसेट है? अब इधर देखें, इसका मतलब पीएच को मसला क्रिएट किया था किसने? तो ये तो काज है, ये काज है, मेटाबॉलिक वजह है जो क्या करा चुका है? एसिडोसिस। अगर ये काज बन गया तो कंपनसेशन किसने करनी है? PCO2 ने करनी है। अब ये नॉर्मल है स्टिल के एबनॉर्मल है? नॉर्मल। अगर थर्ड वैल्यू स्टिल क्या हो? नॉर्मल हो, तो इसका मतलब कंपनसेशन अभी तक स्टार्ट हो नहीं हुई है। तो आप लोगों ने लिखना है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मसला कहाँ पे है? किडनी में। लेकिन रेस्पिरेटरी कंपनसेशन अभी तक, तो इसका आंसर पूरा होगा एग्जाम में मेटाबॉलिक एसिडोसिस विदाउट रिस्पिरेटरी कंपनसेशन। क्लियर है कि नहीं? कि अभी तक जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है उसने कंपनसेशन स्टार्ट नहीं की है। क्लियर है? अब अगर ये 45 से ज्यादा था तो फिर तो मसला खराब हो जाता। अब कैसे मसला? अगर ये ज्यादा था, ज्यादा, और पीएच क्या है? इसमें कंसेप्ट है, ठीक है। अब आप लोग एक्सेप्ट करोगे कि इसमें कंसेप्ट है कि नहीं, इसलिए कह रहा हूं एसिड बेस बैलेंस द ट्रिकी, ठीक है ना। अब इसका आंसर क्वेश्चन है, ये कहता है कि सर अगर ये पीएच है, अब ये बाइकार्बोनेट को डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, पीएच जो है वो PCO2 को इनवर्स है, ऐसा है कि नहीं? इस केस को देखे, इससे निकलते नहीं जब तक आप लोग क्लियर ना हो जाए। इसका मतलब HCO3 कम है तो पीएच क्या है? कम है ना, ये नॉर्मल है इस केस में, तो कंपनसेशन हो नहीं है। ये कहता है कि अगर ये बढ़ जाता तो कंपनसेशन होता, ऐसा रहेगा। अगर ये बढ़ाते हम तो पीएच क्या हो जाता? कम, और वो ऑलरेडी क्या है? कम है। अब कंपनसेशन का मतलब मसले को हल कराना है। अब इस बाइकार्बोनेट ने पीएच को क्या किया है? कम। तो लंग्स कुछ ऐसा ट्रिक खेलेगी, कुछ ऐसा ट्रिक खेलेगी कि वो पीएच को क्या करेगा? बढ़ाएगा, ताकि वो नॉर्मल पे आ जाए। बात समझ गए कि नहीं? तो ऐसा होगा कि जो PCO2 है, PCO2 इसको लंग्स क्या करेगा? कम करेगा। अगर ये कम होगा तो ये पीएच आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। दैट वी वांट, क्योंकि पीएच कम हो गया है। बात समझ गए कि नहीं? तो कंपनसेशन के लिए PCO2 क्या होना पड़ेगा? कम होना पड़ेगा। और वो कैसे कम होगा ये भी इंपोर्टेंट है। हाइपर वेंटिलेशन। क्या होगा? हाइपर। जिस बंदे में बाइकार्ब का लेवल क्या हो जाता है? कम। इंसान की सांस लेने की जो रफ्तार है वो क्या हो जाती है? तेज। हम सांस जल्दी जल्दी छोड़ेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर ज्यादा निकलेगा, तो लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड क्या रह जाएगा? कम। तो जब ये कम होगा तो पीएच बढ़ जाएगा। बात समझ गए कि नहीं? एंड दैट वी वांट टू इंक्रीज द पीएच, क्योंकि पीएच क्या हो चुका है? कम हो चुका है। अब समझ गए कि नहीं? अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो PCO2 है इसका दूसरा मतलब एसिड है कि नहीं? कि H है। अब यहाँ पे एनवायरमेंट पहले से क्या है? एसिड है। तो हम कोई ऐसी चीज बॉडी से बाहर निकालेंगे जो एसिड हो। अगर हम एसिड बढ़ गए हैं बॉडी में, अब बॉडी की कोशिश ये है कि एसिड को बढ़ा के बॉडी से बाहर निकाले ताकि एसिडिक एनवायरमेंट कम हो। हम ऐसा गैस बाहर निकालेंगे जो भी क्या हो? एसिडिक, और वो क्या है? PCO2। तो जब PCO2 ज्यादा निकलेगा तो उसका लेवल लंग में क्या रह जाएगा? कम। जब वो कम होगा तो पीएच रिलेटिवली इंक्रीज हो जाएगा। अब समझ गए क्या नहीं? हाँ जी। मैं यही बात अभी समझा रहा हूँ ना, ये इस पे डिस्कशन हो रही है। अब आपके आंसर आ जाएगी। देखें, केस नंबर 2 लिखे, केस नंबर 2 क्लियर है? अब आप क्लियर हो जाएंगे। केस नंबर 2 में इस पे आप लोगों ने जितने भी क्वेश्चन मुझसे करने करे, क्योंकि इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं और इसमें पास फेल होता है लोगों की, ठीक है ना। देखिए 10 में से 6-7 हर एक ठीक करते, 2-3 MCQs हर एक ठीक नहीं कर सकते, वो इस तरह मैथमेटिकल होते हैं। यहाँ पे याद रखें pH is 7.21, बाइकार्ब दैट इज 20, ठीक है। और यहाँ पे लेके PCO2 दैट इज 38, एक ये ऑप्शन है, ठीक है। केस नंबर 3, pH is equal to 7.21, बाइकार्ब 20, PCO2 दैट इज 30। इन दोनों के आंसर आप लोगों ने देने, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों ने सीखा है। अच्छा बस केस नंबर 2 का आंसर निकालें।
और इन तीनों स्टेप से नहीं निकलना, पहले अपने आप से ये पूछे, फिर ये पूछे, फिर ये पूछे। शाबाश, हल करें। मैं आखिर में क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 हल करें, 2 मिनट का टाइम है। शाबाश। हाँ क्या है? शाबाश। मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद कंपनसेशन या विदाउट कंपनसेशन? एक मिनट। हाँ, विदाउट कंपनसेशन। हाँ जी, विद कंपनसेशन। हाँ, विद कंपनसेशन। कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। हाँ, कंपनसेशन है कि नहीं है? हाँ, विदाउट, विदाउट, विद कंपनसेशन। हाँ, विदाउट कंपनसेशन, विदाउट कंपनसेशन, विद कम, आप भी विद कंपनसेशन। ओके, देखे, सुन ले, अपने आप से ये पूछे कि पीएच इंक्रीज है कि डिक्रीज, इट इज एसिडोसिस। एसिडोस है कि नहीं? अब अगर पीएच को, इसने मसला क्रिएट किया है, तो ये कम होना चाहिए कि ज्यादा? कम। और ये कम है कि ज्यादा? कम है नॉर्मल से। तो मेटाबॉलिक क्या है? सबका आंसर ये है। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि कंपनसेशन है कि नहीं है। क्लियर है? अब देखें, मैंने ये बताया था कि अगर थर्ड वैल्यू नॉर्मल है तो फिर कंपनसेशन नहीं है, अगर थर्ड वैल्यू एबनॉर्मल है तो फिर कंपनसेशन हो सकती है। अब ये थर्ड वैल्यू नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है? हाँ, नॉर्मल है, क्योंकि PCO2 की वैल्यू अभी मैंने क्या लिखी है, 35 से लेके 45 वो रेंज है। चाहे यहाँ पे 42 मैंने लिखा था, चाहे 38 आ जाए, चाहे 40 आ जाए, सारा क्या है, नॉर्मल है। तो थर्ड वैल्यू स्टिल नॉर्मल और नॉर्मल, नॉर्मल, तो इसमें कंपनसेशन है नहीं है। तो दैट इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस विदाउट कंपनसेशन है। इसका आंसर ये है। तो आप लोगों को ये चीज समझ आ गई कि कंपनसेशन से मुराद थर्ड वैल्यू का खराब हो जाना, लेकिन यहाँ पे थर्ड वैल्यू क्या है, वो तो नॉर्मल है, तो उसमें कंपनसेशन नहीं है। ठीक है जी, आपका आंसर यही है। ठीक है, ये कहता है कि अगर 42 से 40 पे आ जाए, 38 पे, तो क्या होगा? जब तक रेंज 35 से 45 में है तो ये नॉर्मल कंसिडर होता है। अब इसमें आता है, ये इसको हल करते हैं। ये कौन सा है? शाबाश, मेटाबॉलिक और रेस्पिरेटरी। हाँ, शाबाश। हाँ, रेस्पिरेटरी है। शाबाश। फिर से, जो बंदा ये रूल फॉलो करेगा, मैंने तो MBBS में जब से रूल फॉलो किया है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा क्वेश्चन गलत नहीं निकला है। देखें, दिस इज द रूल। आप लोगों ने ये याद रखना है कि पीएच इसमें इंक्रीज है कि डिक्रीज? हाँ, डिक्रीज है। अब ऐसा करें, पीएच कम लिखे दोनों में, पीएच कम है कि नहीं? अब प्लीज याद रखें, अगर पीएच इसने डिस्टर्ब किया हो तो इसका भी लेवल क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ऐसा है कि नहीं? अगर पीएच इसने डिस्टर्ब किया है तो इसका भी लेवल ज्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ज्यादा। अब इधर देखें, अब पीएच तो ऑलरेडी कम है, अगर इसने कम किया है तो उसका लेवल कम होना चाहिए। जो यहाँ पे कम है कि नहीं है? कम है कि नहीं? अगर इसका इशू है तो ये क्या होना चाहिए, ज्यादा, लेकिन ये ज्यादा की बजाय क्या है, कम है। तो इशू PCO2 का नहीं है। अगर PCO2 का वैल्यू एबनॉर्मल है लेकिन पीएच की डिस्टर्बेंस इस वजह से नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बंदा ये इक्वेशन नहीं डील करेगा वो एग्जाम में ये सोचेगा यार ये भी एबनॉर्मल है, ये भी एबनॉर्मल है। अब ये नहीं पता कि पीएच बिगाड़ा किस चीज में है। क्लियर है कि नहीं? ये वो बंदा करेगा जो रट्टे लगाएगा, उसको बस रट्टे के वजह से पता है कि इसका वैल्यू ये है, इसका वैल्यू ये है। गलत करेगा, तुक्के लगाएगा, गलत आंसर करेगा। हेसलबेक हेंडरसन इक्वेशन इज द इंपोर्टेंट वन। अब ये बता रहे कि अगर इसमें सारी वैल्यू एबनॉर्मल है कि नहीं, सारी वैल्यू एबनॉर्मल है, पीएच कम है कि ज्यादा है, तो बस कम को देखकर आपने जहन में याद रखना है कि इसका आंसर कहीं नहीं जाएगा एसिडोसिस के बगैर। ये एसिडोसिस है। नेक्स्ट टारगेट ये है कि रेस्पिरेटरी है कि मेटाबॉलिक, वो इक्वेशन आपको हेल्प देगा। अगर मेटाबॉलिक है तो फिर इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, जो कम है कि नहीं? अगर रेस्पिरेटरी था तो इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, लेकिन वो तो कम है,
तो फिर इसका इशू क्या है? मेटाबॉलिक है। क्या है? मेटाबॉलिक। अब देखें, कहने का मतलब कि जो किडनी है वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस करा चुकी है। क्या करा चुकी है? तो फिर लंग्स की कोशिश ये है कि वो एसिडिक एनवायरनमेंट को बॉडी में खत्म करे, वो बॉडी से एसिड को बाहर निकाले, तो गैस को बाहर निकालेगा। वो कौन सा गैस है? PCO2। तो अगर लंग्स कंपनसेशन कर सकती है तो उसका PCO2 एक्सेलेशन क्या होना चाहिए? ज्यादा। तो जब एक्सेलेशन ज्यादा होगा तो रिटेंशन इन द लंग्स क्या होगी? कम। तो PCO2 कम होगा, ये कम होगा, तब जाकर ये लो पीएच आहिस्ता आहिस्ता क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा, जिसको कंपनसेशन कहते हैं। तो इसको का मतलब मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद रेस्पिरेटरी कंपनसेशन। अब समझ गए कि नहीं? विद रेस्पिरेटरी कंपनसेशन। क्लियर है कि नहीं? प्लीज ये याद रखें, इंपोर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन है कि थर्ड वैल्यू जब तक नॉर्मल है कंपनसेशन नहीं होगी, थर्ड वैल्यू अगर एबनॉर्मल है तो कंपनसेशन होगी। ठीक है जी। अब एक और चीज लिखते हैं, लिखिए pH is 7.51 bicarb, that is 35, PCO2 that is 40। एक मिनट का बस, ये हर एक बंदा हल करे और बताना नहीं है ताकि हर एक को मौका मिले। बस पहले तो ये तीन चीजें देखे, उधर फोकस ना करे, एग्जाम में क्वेश्चन को देखकर ये तीन क्वेश्चन अपने आप से पूछे पहले। बस पीएच क्या है? नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है? एबनॉर्मल है। पीएच नॉर्मल से इंक्रीज है कि डिक्रीज है? इंक्रीज है। तो ये क्या है? अल्कलोसिस है। वेरी गुड। ये क्या है? अल्कलोसिस है। इसका मतलब कि ABCD ऑप्शन में एसिडोसिस नहीं आ सकता इसमें। ये क्या है? अल्कल। देखिए अभी तक हमारे पास आंसर है नहीं, लेकिन चार में से हमने दो साइड देखी है, ये सिर्फ पीएच को देखकर। तो पीएच अगर नॉर्मल से ज्यादा है, क्योंकि नॉर्मल पीएच तो 7.35 से लेके 7.45 होता है, अब ये वैल्यू 7.45 से ज्यादा है, दैट इज अल्कलोसिस। अब ये देखना है कि अल्कलोसिस तो है लेकिन रेस्पिरेटरी है कि मेटाबॉलिक है। अब देखें पीएच जो है वो HCO3 के साथ क्या है? डायरेक्टली है, और पीएच PCO2 के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब मुझे ये बताएं कि पीएच ज्यादा है, ऑलरेडी पीएच ज्यादा है, अगर इशू इसमें है तो ये भी क्या होना चाहिए? ज्यादा। अगर इसमें है तो ये कम होना चाहिए, ऐसा है। अब पीएच तो ज्यादा है और इसका वैल्यू भी क्या है? ज्यादा है। ये सही है कि नहीं? अब अगर पीएच इसने मसला क्रिएट किया तो ये क्या होना चाहिए? कम, लेकिन ये तो क्या है? नॉर्मल है। तो पीएच की जो प्रॉब्लम है वो PCO2 ने किया कि बाइकार्ब, दैट इज मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। ये क्या है? मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है। अब समझ गए कि नहीं? दैट इज मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। अब थर्ड वैल्यू को देखें कि यार इशू तो इसने कराई है, इसका मसला इसकी वजह से है, लेकिन थर्ड वैल्यू स्टिल क्या है? नॉर्मल है, तो कंपनसेशन हो रही है। तो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस विदाउट रेस्पिरेटरी कंपनसेशन। इसका आंसर क्या है? विदाउट रेस्पिरेटरी कंपनसेशन। इसमें मेरे ख्याल में कोई इस तरह का जो है ना ज्यादा डिटेल वाला या कंफ्यूजिंग कंसेप्ट नहीं है। बस आप लोग हेसलबेक इक्वेशन को ध्यान में रखें, ठीक है? यही इक्वेशन आप लोगों को बताएगी ये जो गिवन क्वेश्चन है ये कहाँ पे है। अब आप लोगों से क्वेश्चन मेरा ये है, पहला क्वेश्चन देखें कि व्हाट इज दी, ये लिखे व्हाट इज दी एसिड बेस imbalance in COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टेड पल्मोनरी डिजीज। शाबाश, इसमें मैंने कुछ भी नहीं दिया, लेकिन आप लोगों ने मालूम करना है। COPD पेशेंट है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टेड पल्मोनरी डिजीज। इसका मतलब जिसका एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हुई हो, COPD का नाम सुना है क्या? नहीं। स्टैंड फॉर क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टेड पल्मोनरी डिजीज, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस वगैरह, उसमें एसिड बेस इम्बैलेंस क्या हो सकता है? ओके, नेक्स्ट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। नेक्स्ट देखिए जो COPD पेशेंट है वो सांस जब लेता है उसकी एयरवे कंस्ट्रक्ट है। जब हम सांस लेते हैं तो लंग एक्सपांड हो जाती है, तो ऑक्सीजन तो आ जाता है, लेकिन जब हम सांस छोड़ते हैं तो ब्रोंकियोल क्या हो जाते हैं? कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं, और वो पहले से क्या है? ऑब्स्ट्रक्ट है। तो ऑक्सीजन तो आएगा लेकिन लंग से हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर नहीं निकाल सकेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे रहेगा?
लंग्स में रहेगा, और जब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा तो पीएच कम हो जाएगा। इट कैन काज रिस्पिरेटरी एसिडोसिस। क्लियर है कि नहीं? एक्सीलेंट। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि जो COPD है ये क्या करा सकता है, आप लोग का आंसर क्या होना चाहिए? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होना चाहिए। याद रहेगा कि नहीं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज है। ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर ऑक्सीजन तो आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जाएगी। याद रख एग्जाम में अगर आ जाए, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस इन COPD? ड्यू टू एक्सेस रिटेंशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द लंग्स। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2, डायरिया कैन लीड टू डैश। और भाई ये जो है आप लोग मुझसे लिख के ले लें, एग्जाम क्वेश्चन है डायरिया, कि डायरिया के अंदर कौन सा एसिड बेस इम्बैलेंस होता है। ठीक है, अब जो डायरिया है ये इंटेस्टाइन का मोटिलिटी प्रॉब्लम है, तो लंग्स का इशू है कि मेटाबॉलिज्म, ये मेटाबॉलिज्म है। डायरिया के अंदर इलेक्ट्रोलाइट लॉस होता है। द मोस्ट प्रीडोमिनेंट इलेक्ट्रोलाइट which is lost from the body in diarrhea is bicarbonate। ये क्या होता है? बाइकार्बोनेट। तो डायरिया के अंदर बाइकार्बोनेट लॉस ज्यादा होता है, तो बॉडी के अंदर बाइकार्बोनेट क्या रह जाएगा? कम, तो पीएच कम, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? तो यहाँ पे लिखे दैट इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस। इसमें क्या होगा? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। एक्चुअली जो डायरिया है, डायरिया आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो डायरिया पेशेंट है देयर इज एक्सेस लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट, HCO3 की लॉस हो जाती है। एंड वी नो HCO3 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पीएच। तो अगर HCO3 डायरिया की वजह से बाहर ज्यादा निकले तो बॉडी के अंदर HCO3 की वॉल्यूम क्या हो जाएगी? कम, तो पीएच भी कम हो जाएगी। तो देयर विल बी मेटाबॉलिक एसिडोसिस। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन लेके, रीनल फेलियर कैन लीड टू। रीनल फेलियर, अगर किसी के गुर्दे फेल हो गए उस वजह से क्या होगी? ये मैंने आगे एक लिस्ट भी बनाना है, लेकिन आज इसकी हम एक ट्रिक जो है ना, एक कंसेप्ट समझाने जा रहे हैं। तो इससे आगे मैंने कुछ टेबल्स बनाने हैं। रीनल फेलियर, किडनी काम करना छोड़ गई। किडनी का एक काम यह है रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड वाटर, एक्सक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पोटाशियम। अब अगर किडनी काम नहीं कर रही तो हाइड्रोजन बाहर निकलेगी? नहीं निकलेगी, तो हाइड्रोजन तो बॉडी में रहेगी, एंड हाइड्रोजन इज एसिड। और किडनी का इशू रिस्पिरेटरी है कि मेटाबॉलिक? तो अगेन मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ये भी क्या करती है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो यहाँ पे मेटाबॉलिक एसिड, अब आप लोग कहोगे कि सर इसका इतना इम्पोर्टेंस क्यों है? एक वजह से है, द रीजन इज, हाँ जी, रिटेंशन ऑफ H आयन। विच आयन? H आयन। रिटेंशन भी लिख सकते हैं या इम्पेयर्ड सिक्रीशन ऑफ H आयन। अब सुन ले, डायरिया कैन काज मेटाबॉलिक एसिडोसिस, रीनल फेलियर मेटाबॉलिक। दोनों की पिक्चर सेम है, लेकिन दोनों की मैकेनिज्म आपस में डिफरेंट है। डायरिया में एसिडोसिस का वजह लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट है, लेकिन रीनल फेलियर में एसिडोसिस का वजह रिटेंशन ऑफ हाइड्रोजन आयन है। तो एग्जामिनर ये रीजन पूछता है, यार रीजन में कैसे पता चलेगा कि क्यों हुआ है, किस वजह से हुआ है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू पीपल शुड नो, लेकिन सीवियर वोमिटिंग कैन लीड टू। सीवियर वोमिटिंग, शाबाश, ये कौन रीजन के साथ बता सकता है? ओके, लीड टू डैश। ओके, आंसर इज अल्कलोसिस। अब कैसे? जो हमारा स्टमक है उसके अंदर गैस्ट्रिक एसिड है, HCl है, HCl इज एसिड। तो जब हम वोमिटिंग करते हैं तो वोमिटस के अंदर एसिड बाहर फेंक करे, तो एसिड का वॉल्यूम बॉडी में कम हो जाएगा, तो पीएच बढ़ जाएगा क्या? नहीं। और ये इशू स्टमक का है, तो रेस्पिरेटरी है कि मेटाबॉलिज्म? तो लेके मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। वेरी गुड, ठीक है, आंसर इज मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। आई थिंक ये चीज अब आप लोगों को समझ आ गई, क्लियर है कि नहीं? मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट के DKA स्टैंड फॉर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस कैन लीड टू, हाँ जी, डैश। ये क्या करा सकती है? एसिड बेस बैलेंस पे डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। शाबाश, पेशेंट डायबिटिक है, डायबिटिक का मतलब ये है इंसुलिन या नहीं है, इंसुलिन काम नहीं कर रहा, लेकिन DKA इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ टाइप 1 डायबिटीज, जिसमें इंसुलिनो नहीं होती। तो DKA इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ DM1 डायबिटीज टाइप 1। अब DKA का जो मसला है ये इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के साथ है। तो मेटाबॉलिक इशू है कि रिस्पिरेटरी?
डीके इज अ मेटाबॉलिक प्रॉब्लम, ये ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म का इशू है। अब नेक्स्ट पॉइंट, डीकेए में डायबिटिक पेशेंट है जिसमें क्या बनते जा रहे हैं, कीटोन बॉडी, और कीटोन बॉडी कंटिन्यूअसली एच आयन रिलीज करती है। क्या? एच आयन, और एच एनवायरनमेंट को क्या बनाती है, एसिडोसिस, एसिडोटिक बनाती है। तो डीके इज एग्जांपल ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ये किसका एग्जांपल है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। समझ गए कि नहीं? तो डीकेए इज आल्सो मेटाबॉलिक एसिडोसिस। एनारोबिक रेस्पिरेशन का नाम सुना है कि नहीं? एनारोबिक रेस्पिरेशन, अगर ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में ब्रेक डाउन हो जाए तो उसका एंड प्रोडक्ट क्या है, लैक्टिक एसिड, पायरुविक एसिड, लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिडोसिस इज एग्जांपल ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ये सारे के सारे क्वेश्चन है, ठीक है ना? लैक्टिक एसिडोसिस एग्जांपल ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस। एक बंदा है वो ग्रेजुएट हो गया, उसका कल एनएलई एग्जाम है लेकिन उसको कुछ आता नहीं है। a person graduate from the foreign and tomorrow his NLE test, but he don't know anything, but he is very anxious and he develop palpitation स्ट्रेस की वजह से। अगर एग्जाम की डर की वजह से बंदे को palpitation स्टार्ट हो जाए तो उसकी सांस लेने की रफ्तार क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। पेट कैन काज, हाँ देखिए, स्ट्रेस ऑफ एग्जाम की वजह से, वो डर की वजह से सांस लेने की रफ्तार को क्या करेगी, तेज। तो ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन द लंग्स कम हो जाएगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड कम तो पीएच, इसलिए स्ट्रेस ड्यू टू एग्जाम कैन कॉज रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। ये क्या करा सकता है, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस कराता है। ये भी एग्जाम में आता है, ठीक है ना? क्या एक बंदा है उसको एग्जाम में कुछ आता नहीं और उसकी रेस्पिरेटरी रेट बढ़ गई, तो अगर इसकी पीएच हम चेक करें तो बढ़ चुका होगा, लेकिन दैट इज रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, ठीक है। एक और पॉइंट इसमें आप लोगों को पता होना चाहिए, देखें वेरी इंपॉर्टेंट, देखें अगर फॉर एग्जांपल हम पीएच को देखें, पीएच के साथ अगर हम HCO3 का लेवल देखें, किस चीज का, HCO3। अब यहाँ पे पीएच के साथ अगर हम देखें, हाँ जी PCO2, ये दो चीजें हम चेक करते हैं, क्लियर है कि नहीं? अगर इसमें इशू होता है HCO3, मतलब HCO3 का इशू है, अगर ये कम है ये, तो फिर पीएच क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर इसमें इशू है ये ज्यादा है तो ये भी ज्यादा होना चाहिए। ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं? व्हाई? बिकॉज हेसलबेक इक्वेशन शो दैट पीएच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वेरी गुड, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि इसके साथ इसका रिलेशन क्या है, डायरेक्ट है। अगर ये कम है तो पीएच क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि इन दोनों की जो रिलेशन है वो इनवर्सली है। क्या है, इनवर्सली। तो प्लीज याद रखें, मैं कहता हूं कि जो HCO3 है दैट इज मेटाबॉलिक प्रॉब्लम, ये क्या है, मेटाबॉलिक। जो PCO2 है दैट इज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। इसके साथ एग्री कर रहे हैं कि नहीं? ये मैं आप लोग का बेस बना रहा हूँ आने वाले लेक्चर के लिए, कि उस पर हमने बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन चीजें पढ़ी हैं, ताकि उसके लिए पहले से बेस बना हो। अब देखें यहाँ पे एक कंसेप्ट लोग लेते हैं, लेकिन दिस कंसेप्ट इज हेल्पफुल बट नॉट एप्लीकेबल टू एनी, मतलब एवरी कंडीशन ऑफ पीएच, लेकिन इट मे बी हेल्पफुल। वो मतलब कैसे है, यहाँ पे लेके रोम, क्या लिखना है, रोम, ROME, रोम लिखना है, ठीक है। रोम का मतलब ये है, इधर देखिए, अगर इशू कौन सा है, रेस्पिरेटरी, तो मसला तो डेफिनेटली किस में होगा, PCO2। तो पीएच के साथ सेम जाएगा कि अपोजिट। तो कहते हैं कि पीएच इशू इफ इट इज रेस्पिरेटरी इट विल बी अपोजिट टू द पीएच, ओ स्टैंड फॉर अपोजिट टू द पीएच, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे रोम के अंदर R का मतलब कौन सा इशू है, रेस्पिरेटरी। और ये तो पता होना चाहिए कि रेस्पिरेटरी से मुराद क्या है, PCO2। तो ये पीएच के साथ कैसे जाना चाहिए, अपोजिट जाना चाहिए, क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शनल है। ये कहते हैं कि अगर मसला क्या है, मेटाबॉलिक, ये क्या है, मेटाबॉलिक। मेटाबॉलिक से मुराद क्या है, HCO3। तो पीएच के साथ एक जैसा जाना चाहिए कि अपोजिट। तो इसका मतलब इक्वली क्या जाना चाहिए, इक्वली, एक जैसा जाना चाहिए। अगर ये कम है तो ये भी कम होना चाहिए, अगर ये ज्यादा है तो ये भी ज्यादा होना। इसको कहते हैं रोम टेक्निक, क्लियर है कि नहीं? जो रोम है ये बता रहे कि पीएच का एसोसिएशन PCO2 के लिए अपोजिट होता है, लेकिन पीएच का एसोसिएशन HCO3 के लिए इक्वल होता है, सेम होता है। इक्वली से मुराद यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या सेम डायरेक्शन होता है, क्लियर है कि नहीं? इतना आप लोग याद करें, कल मैं इसके कुछ मजीद चीजें पढ़ाऊंगा। कल का हमारा टॉपिक ये है
कि एसिड बेस बैलेंस को आगे हम कैसे ले जाएंगे, उसकी टेबल्स होते हैं, वो टेबल ड्रा करेंगे। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं पढ़ाने जाऊंगा विच इज नोन एज अनायन गैप। इसको क्या कहते हैं? अनायन गैप। है कोई आइडिया किसी को कि व्हाट इज अनायन गैप? अनायन गैप का मतलब बॉडी में है कि अगर एसिडोसिस है तो फिर कितना एसिड बनते जा रहे हैं। अनायन गैप मालूम कैसे करते हैं, अनायन गैप मालूम करने की इक्वेशन क्या है, वो कल के लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, हाँ जी, ओके, वेरी गुड क्वेश्चन ही है। जो कीटोन बॉडी फिनाइल एलेनिन बनाती है वो इतना एनवायरनमेंट एसिडोटिक नहीं बनाती जितना कीटोन बॉडी डायबिटिक में बनती है, क्योंकि वो फिनाइल लैक्टेट है, फिनाइल एसीटेट है, फिनाइल पायरुवेट है, और ये एसीटो एसीटेट है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट है, और एसीटोन है। तो वो कीटोन बॉडी और ये कीटोन बॉडी, इनमें थोड़ा बहुत फर्क होता है, लेकिन फिर भी अगर वो करा सकती है एसिड बेस इम्बैलेंस, वो भी एसिडोसिस ही होगी, एंड दैट शुड बी मेटाबॉलिक एसिडोसिस। क्या होगी? मेटाबॉलिक। चले जी, एक और पॉइंट लास्ट में कल के लेक्चर में डिस्कस करूंगा, लेकिन ये बार बार क्वेश्चन में आता है एक एमसीक्यू कि एस्पिरिन पॉइजनिंग, कौन सा? एस्पिरिन पॉइजनिंग, इसमें क्या होता है? क्या बात? एस्पिरिन पॉइजनिंग, इट इज आल्सो नोन एज सिलिसाइलेट पॉइजनिंग। इसका दूसरा नाम क्या है? सिलिसाइलेट। सिलिसाइलेट इज कॉल्ड एस्पिरिन। लोप्रिन का नाम सुना है क्या? नहीं, ये एस्पिरिन है। एस्पिरिन ब्लड थिकर है कि थिनर है? ये ब्लड थिनर होता है, कार्डियक पेशेंट देते हैं। एस्पिरिन पॉइजनिंग पे जिसने क्वेश्चन ठीक किया उसका एसिड बेस बैलेंस का क्वेश्चन ठीक हो गया एग्जाम में। अभी से बताता हूँ, क्योंकि एस्पिरिन पॉइजनिंग ये एसिड बेस बैलेंस को अफेक्ट करता है, लेकिन डिपेंड अपॉन द टाइमिंग। किस पे? टाइमिंग पे। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए, जो बंदा एस्पिरिन के 10-12 टैबलेट ले ले पॉइजनिंग की चक्कर में, जिस तरह ये पॉइजन है, एक टैबलेट तो ट्रीटमेंट है, 15 टैबलेट का आना ये पॉइजनिंग है। क्लियर है क्या? नहीं। अगर एस्पिरिन कोई बंदा ले ले, सुन ले, ये एक्टिवेट करता है, एमसीक्यूज, एक्टिवेट करता है रेस्पिरेटरी सेंटर। किसको? रेस्पिरेटरी सेंटर इन मेडुला ओब्लांगेटा। ये मैं कल पढ़ाऊंगा, लेक्चर नहीं है मेडुला, लेकिन आज के लिए इतना पता होना चाहिए, कल पढ़ेंगे तो आज आप लोग के पास एक एमसीक्यूज आ जाएगा। एस्पिरिन पॉइजनिंग के बाद इनिशियली द इमीडिएट इफेक्ट ऑफ एस्पिरिन इज ऑन दी रेस्पिरेटरी सेंटर। कहाँ पे? रेस्पिरेटरी। आप बुक खोले ना, ये पीएच वाले एरिया खोले, और ये आप भी बताएं लोगों को, ताकि आपके जहन में बैठ जाए, लोग के जहन में ये किस तरह एग्जामिनर पूछता है। उधर एक पीएच के अंदर बुक में एक टेबल ड्रा किया गया है, इस तरह एक टेबल है, एरो वाला है कि नहीं? एरो वाला टेबल, ऊपर एसिडोसिस नीचे काज लिखे है कि नहीं? ये सारे के सारे हम कल पढ़ेंगे। देखा है? हाँ, यही है। अब सुन ले, इधर देखे, जो एस्पिरिन है ये इनिशियली विद इन नो टाइम, मैं बात कह रहा हूँ इमीडिएट की, क्या? इमीडिएट, विद इन नो टाइम इट एक्टिवेट रेस्पिरेटरी सेंटर। जब बॉडी में इसका कुछ वक्त गुजर जाता है तो फिर ब्लड के जरिए ये एस्पिरिन डिफ्यूज होता है और ये वेजो कंस्ट्रक्शन कराता है। क्या कराता है? वेजो कंस्ट्रक्शन। डन। अब अगर एग्जाम में आ जाए एस्पिरिन पॉइजनिंग की वजह से इमीडिएटली क्या होता है? क्या होता है? इमीडिएटली ये आता है कि एस्पिरिन पॉइजनिंग की वजह से बॉडी के अंदर लेटली क्या होता है? क्या होता है? लेटली। इसका मतलब लेट इफेक्ट है, इसको कहते हैं इमीडिएट इफेक्ट, इसको लेट इफेक्ट कहते हैं। अब सुन ले, रेस्पिरेटरी सेंटर एक्टिवेट हो गया तो हमारी ब्रीदिंग रेट क्या हो जाएगी? ज्यादा। तो ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में कम रहेगा, तो पीएच हाँ बढ़ जाएगा कि कम? डिक्रीज हो जाएगा। कैसे? एक मिनट, ताकि क्लियर हो जाए ये चीज। कैसे? तो लंग्स में CO2 का लेवल क्या हो जाएगा? कम। और CO2 का पीएच के साथ रिलेशन इनवर्स है, तो जब PCO2 लंग्स में कम रहेगा तो पीएच क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस होगा। अब इसमें रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस है कि नहीं? रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस के नीचे कागज में एस्पिरिन या सिलिसाइलेट है कि नहीं, लेकिन उसके सामने इमीडिएट लिखा होगा। अब देखिए, बुक में लिखा है, लेकिन कोई पढ़ेगा तो पता नहीं चलेगा ये क्या है, और एग्जाम में ये चीज। क्लियर है क्या? नहीं। इसके सामने लिखा होगा इमीडिएट, लिखा है क्या? नहीं। क्योंकि अर्ली मीन जल्दी, इमीडिएट। एस्पिरिन पॉइजनिंग इमीडिएट जो इफेक्ट कराते हैं वो रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस है, बिकॉज इट एक्टिवेटेड
मेडुला ऑब्लांगेटा रेस्पिरेटरी सेंटर कैन कॉज हाइपर वेंटिलेशन, ये क्या कराता है? हाइपर वेंटिलेशन। फिर लेट क्या करिए, क्या कराता है? वेसो कंस्ट्रक्शन, जब वेसल को कंस्ट्रक्ट करे तो ब्लड सप्लाई टू दैट एरिया क्या हो जाएगी? कम, इस्कीमिया क्या हो जाएगी? अब ब्लड कम का मतलब वहां को ऑक्सीजन क्या मिलेगी? कम। जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो एरोबिक रेस्पिरेशन भी नहीं होगी, तो कौन सा होगा? एनएरोबिक। और एनएरोबिक कैंड प्रोडक्ट लैक्टिक एसिडोसिस। तो लेट इफेक्ट ऑफ एस्पिरिन पॉइजनिंग इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस है कि नहीं? मेटाबॉलिक एसिडोसिस के नीचे काज में लिखा होगा एस्पिरिन या सीरिसाइलेट लेट इफेक्ट, ये लेट इफेक्ट होता है। तो ये एग्जाम में आता है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एस्पिरिन पॉइजनिंग ऑन एसिड बेस फिजियोलॉजी। आंसर ये है कि इमीडिएटली अर्ली इफेक्ट इसका रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस है और लेट इफेक्ट इसका मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। ये क्वेश्चन आता है। हमने जब पीएमडी से एग्जाम दिया था, हम ये क्वेश्चन इस तरह था, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग एस्पिरिन पॉइजनिंग? ऑप्शन ए respiratory acidosis with metabolic alkalosis, option B respiratory acidosis with metabolic acidosis, option C respiratory alkalosis followed by metabolic acidosis। इस तरह क्वेश्चन है, तो आप लोगों ने याद रखना है इनिशियली respiratory alkalosis followed by metabolic acidosis होता है। क्लियर है कि नहीं? तो देखे हम क्या करते हैं, हम एस्पिरिन को एग्जाम में देखते हैं और जहर में यहाँ पे चप लिया जाता है कि मेटाबॉलिक, ये नहीं देखते कि वो इमीडिएट इफेक्ट पूछ रहे हैं कि लेट इफेक्ट पूछ रहे हैं। अब देख इसलिए कहते हैं कि एग्जाम में सेंटेंस को प्रॉपर रीड करने से भी कई गुना एग्जाम के अंदर क्वेश्चन हल करना आसान हो जाता है। तो आप लोगों का ये हैबिट बनाना पड़ेगा, चाहे मेडिकल फील्ड में जिधर भी जाए। याद रखे, मैं गारंटी से कह सकता हूँ द पीपल हु आर ग्रेजुएट दे आर गोइंग टू अपीयर इन एनएलई, दे डोंट नो दिस फैक्ट। बट अगर आप लोग सेकंड ईयर थर्ड ईयर में ये चीजें जान गए, इसका मतलब आप लोग आगे बहुत कुछ सीख लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये है कि एग्जाम में चाहे मैं एग्जाम ले लूँ या कोई और ले लें, सेंटेंस को रीड करना इज द की फॉर द आंसर, ठीक है? तो एस्पिरिन इमीडिएट इफेक्ट इज रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, लेट इफेक्ट इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस। क्लियर है? याद रहेगी कि नहीं? कल इंशाल्लाह इसमें कुछ मजीद इंटरेस्टिंग चीजें हैं, प्लस एनाइन गैप मालूम करेंगे और एक और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज तक किसी बैच को नहीं पढ़ा है, उसका नाम है रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। इसका नाम क्या है? रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। इससे पहले हमने पढ़ा था रीनल ट्यूबुलर डिफेक्ट, रीअब्जॉर्प्शन वाला, इसमें वाटर सिंड्रोम, गेटलमैन। कल हम पढ़ेंगे कि रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस क्या है, इंशाल्लाह वो भी हल करेंगे। और द डे आफ्टर टुमारो फिर एक छोटा सा टॉपिक है, वो करके इंशाल्लाह फिर वाइंड अप करेंगे, ठीक है जी? ओके जी। जुम्मे वाले दिन एक क्लास होगी, ठीक है ना? जुम्मे वाले दिन एक क्लास होगी, ठीक है जी? ये जो फिजियोलॉजी वाला पार्ट है इसको मैंने खत्म करना है, क्योंकि हमारे पास तकरीबन 35 के न्यू स्टूडेंट एनरोल हो चुके हैं आफ्टर